दोस्तों नमस्कार। अभी 24 घंटे भी बीते नहीं है सीज फायर को लेकर, लेकिन यह आवाज आने लगी है कि दरअसल यह युद्ध विराम नहीं बल्कि संघर्ष के दौर में एक सांस लेने का अंतराल है। तो क्या इस सांस लेने के बाद की परिस्थितियां दुनिया के सामने कहीं नाजुक तौर पर उभर तो नहीं जाएगी? क्योंकि आज ही इजराइल ने जिस तरीके से बेरूत पर हमला किया या कहें पूरे तरीके से लेबनान को घायल कर दिया, इतनी बड़ी तादाद में इससे पहले एक साथ उसने मिसाइलें नहीं दागी थी जो दग गई। खाड़ी देशों के भीतर एक मोटी लकीर दिखाई देने लगी। कतर ने अमेरिकी सैनिकों से कहा कि वो लौट जाएं, लेकिन दूसरी तरफ यूनाइटेड अरब अमीरात ने कहा वो बचाव भी करेगा और हमला भी करेगा। तो उसकी मिसाइलें ईरान की दिशा में मुड़ गई और इन सब के बीच पहली बार सऊदी अरब की जो एनर्जी पाइपलाइन है उस पर भी हमला हो गया। तो क्या वाकई इस वक्त सीज फायर के ट्रिगर पर अमेरिका चाहे अपने हाथ रखे हुए हो, लेकिन युद्ध की परिस्थितियों के बीच असल ट्रिगर पर ईरान ने अपनी उंगलियां रखी हुई हैं? क्योंकि उसे भरोसा नहीं है जिस स्थिति में यह सीज फायर का ऐलान हुआ और उसमें लिखे 10 शर्तों को एक के बाद एक व्हाइट हाउस में खड़े होकर बकायदा रक्षा मंत्री हेगसेट ने खारिज करने की दिशा में कहना शुरू कर दिया, तो यह मैसेज 10 तारीख को इस्लामाबाद में धमाकों के बीच किसी हस्ताक्षर की दिशा में जाएगा या फिर वो पन्ना ही कहीं फट तो नहीं जाएगा जिसके आधार पर बातचीत की लकीर खींची जा रही है? ये सारे सवाल अब इसलिए महत्वपूर्ण हो चुके हैं क्योंकि अमेरिका ईरान के सतही ढांचे को नष्ट कर सकता है, ये वो जानता है, लेकिन फोर्डो के बीच स्थित सेंट्रीफ्यूज तक पहुंच नहीं पाएगा। यानी न्यूक्लियर एस्पेक्ट में अमेरिका का ईरान के भीतर घुसकर उसे अपने हाथ में ले लेना असंभव है। ईरान भी जानता है कि वो अब नहीं तो तब कभी भी होर्मुज रूट बंद कर सकता है और खाड़ी देशों पर गोलाबारी भी कर सकता है, जो आज खाड़ी की तरफ से भी हुई और ईरान ने भी गोलाबारी की। यानी युद्ध विराम उस संरचना के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, उसमें एक गतिरोध है जो बतला रहा है कि दरअसल आने वाले वक्त की परिस्थितियों में यह सीज फायर अगर फेल हो गया तो परिस्थितियां कितनी नाजुक हो जाएंगी। या फिर ईरान इस हकीकत से वाकिफ हो चुका है कि जिन 10 शर्तों पर सहमति जतला दी गई, उन 10 शर्तों पर अमेरिका के लिए चलना नामुमकिन है और इजराइल के लिए तो बिल्कुल नहीं और खाड़ी देशों के लिए तो और भी नहीं। क्या ये सारी परिस्थितियां एक बार फिर उस ट्रिगर पर रखी उंगली की दिशा में जा रही है जो ईरान ने खुले तौर पर कहा है कि अगर 10 शर्तों में से किसी भी एक शर्त को मानने से इस्लामाबाद में इनकार किया गया तो हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे। बकायदा अपने कमांडर्स को निर्देश दे दिए गए हैं ईरान के भीतर सतर्क रहें। और इजराइल जिस तरीके से जिन बातों का जिक्र करते हुए लेबनान पर हमला कर रहा है, هاي الضربة القوية اللي ورا رفاعي. هاي الضربة القوية. मैसेज क्यों बड़ा है? एक क्षण के लिए हर देश की एक स्थिति को जरा समझ लीजिए, क्योंकि ट्रंप कह रहे हैं यह उनकी जीत है पूरे तरीके से, निर्णायक जीत है पूरे तरीके से और ईरान के यूरेनियम का पूरी तरह ध्यान वो रखेंगे। इसके मतलब क्या है? नेतान्याहू कह रहे हैं इजराइल युद्ध विराम का समर्थन करता है लेकिन इसमें लेबनान शामिल नहीं होगा। पाकिस्तान कह रहा है बिल्कुल शामिल होगा, तो उसकी बात इजराइल ने खारिज कर दी। ओमान कह रहा है होर्मुज से कोई टोल नहीं लेंगे, लेकिन ईरान कह रहा है टोल के लिए तो बकायदा पार्लियामेंट ने ठप्पा लगा दिया है। और इन सब के बीच रेवोल्यूशनरी गार्ड्स सीधे तौर पर कह रहे हैं कि दरअसल सहयोगी देश अगर वहां से मिसाइलें दागी जा रही हैं तो फिर हम तैयार बैठे हुए हैं।
ईरान बाखूबी इस हकीकत को समझ रहा है कि जिस 10 शर्तों पर अमेरिका ने सीजफायर के लिए सहमति जताई, उस पर वह कितने घंटे कितने दिन चल पाएगा, शायद यह मुश्किल सवाल है। और इजराइल के लिए तो और ज्यादा मुश्किल है, खाड़ी देशों के लिए तो कहीं ज्यादा मुश्किल है। और इन सब के बीच होर्मुज रूट पर जिस लिहाज से अभी उसने तमाम जहाजों की आवाजाही यह कहकर बंद कर दी कि अभी सीजफायर का ऐलान हुआ, और उसके बाद इजराइल और खाड़ी देशों की तरफ से जो मिसाइलें दागी गई, वो एक मैसेज है कि दरअसल हमारी उंगली उस ट्रिगर पर 10 तारीख तक लगातार रहेगी, क्योंकि हम उस समझौते की टेबल तक जाना चाहते हैं, लेकिन उसमें एक भी शर्त को अगर नहीं माना गया तो हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे, बल्कि हमारी उंगलियों के आसरे ट्रिगर दब जाएगा। जो प्रतिक्रिया दुनिया के देशों के जरिए इस दौर में निकल कर आई, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो इसमें शामिल हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या रही। अमेरिका ने कहा हमारी पूर्ण जीत है, ये निर्णायक जीत का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान के यूरेनियम का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाएगा, और इसका जिक्र व्हाइट हाउस में हेक्सेट ने भी कर दिया। नेतान्याहू ने कहा युद्ध विराम तो मानते हैं, लेकिन इसमें लेबनान गायब है, लेबनान को हम शामिल नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने कहा बिल्कुल नहीं, लेबनान शामिल है। इजराइल ने तुरंत कहा बिल्कुल नहीं, हम नहीं करेंगे। होर्मुज रूट को लेकर ओमान ने कहा कि कोई टोल नहीं लेंगे, ईरान ने कहा टोल लेंगे, और बाकायदा टोल लेने के लिए पार्लियामेंट से कानून पास हो चुका है। प्रति बैरल $1 हम वसूलेंगे, यह मैसेज भी दे दिया गया। और इन सब के बीच IRGC ने बहुत साफ तौर पर कहा हमारे कमांडर तैयार हैं, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर है। और यह कहने की जरूरत तब और तीखी हो गई जब ईरान के लावन तेल रिफाइनरी और सिरी द्वीप पर मिसाइलें दागी गई। यह दोनों द्वीप ईरान के लिए कितने महत्वपूर्ण है, यह इस बात से समझा जा सकता है कि दरअसल जिस वक्त ईरान और इराक का युद्ध हुआ था, उस वक्त इसको एक अल्टरनेटिव तौर पर क्रिएट किया गया था, यानी इमरजेंसी के वक्त यहां से तेल सप्लाई होगा, यानी हमला करने वाला जानता था कि दरअसल वो किस पर हमला कर रहा है, और लावन तेल रिफाइनरी और सिरी द्वीप का मतलब होता क्या है। क्योंकि अमेरिका ने भी 13 मार्च और 7 अप्रैल को खारक द्वीप पर हमला किया, पर तेल बुनियादी ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाया। और इन सब के बीच इसको इमरजेंसी नोड इसलिए माना जाता है क्योंकि अगर यह क्षतिग्रस्त हो जाए तो ईरान का जो तेल का प्रवाह है वो जारी रखने वाले बैकअप प्रणाली पर कमजोर पड़ जाएगा। और शायद जिसने हमला किया वो जानता है कि निर्यात जो तेल ईरान करता है चीन की दिशा में, उसकी महत्ता इन दोनों को लेकर क्या है। तो हमला हुआ, और उसके बाद की तस्वीर एक क्षण के लिए देख लीजिए। उठता हुआ धुआं दरअसल लावन रिफाइनरी का है। घरेलू खपत और निर्यात के लिए यहीं पर कच्चा तेल रिफाइन होता है। दूसरा हमला जो सिरी द्वीप पर हुआ, यह दरअसल ईरान की तेल कंपनियों की जो विकास परियोजनाएं हैं, जो भी यहां पर कच्चे तेल का उत्पादन होता है, उसके जरिए हर दिन 1.22 मिलियन बैरल चीन की दिशा में जाता है, और चीन को यहीं से तेल मिलता है। यानी यह एक लिहाज से बहुत ही इमरजेंसी नोड भी है, अल्टरनेटिव रूट भी है। और ये दोनों चूंकि न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों अगर जलते हुए दिखाई दिए तो उसके बाद ईरान सक्रिय हो गया, और उसने खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया कि जिस दिशा में सीजफायर के 24 घंटों के भीतर जो दिशा अपनाई जा रही है, और उसमें यूएई खुलकर यह कह रहा है कि हम इस सीजफायर को नहीं मानते। हालांकि दूसरी तरफ कतर ने इसका विरोध भी किया। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इन सब के बीच पहली बार ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का मुद्दा भी व्हाइट हाउस के भीतर उभर आया, और ईरान के न्यूक्लियर प्लांट से जुड़े हुए जो भी रिफाइनरी या ऑयल संयंत्र हैं, वहां पर जब हमले शुरू हो गए, और व्हाइट हाउस में जब रक्षा मंत्री पीटर हेक्सेट ये कहने से नहीं चूके
कि सवाल ही पैदा नहीं होता है कि न्यूक्लियर एस्पेक्ट में ईरान अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। उसे या तो सौंपना होगा या हम जबरदस्ती ले लेंगे। इसको आप फुल स्टॉप की तरह देख लीजिए, तो सुन भी लीजिए आप। Nuclear weapon. Under the terms, any nuclear material they should have will be removed. Any material, they should not have will be removed. Right now, their dust is deeply buried and watched 24/7 overhead. The president has been clear from the beginning there will be no Iranian nuclear weapons. Period. Full stop. यह वाकई महत्वपूर्ण है क्योंकि 10 शर्तों में से छठी शर्त परमाणु हथियारों को लेकर या कहें न्यूक्लियर या यूरेनियम इनरिचमेंट को लेकर लिखी गई थी, जिस पर अमेरिका ने सहमति जताई। लेकिन व्हाइट हाउस में रक्षा मंत्री एक्सेट ने इसे इनकार कर दिया। इजराइल लेबनान को लेकर इनकार कर चुका है। यूएई हमलों की दिशा में बढ़ चुका है। खाड़ी देशों के भीतर पहली बार सऊदी अरब भी निशाने पर आ गया। ये मैसेजेस इतने बड़े धीरे धीरे होते चले गए कि यूएई ने बकायदा ये जानकारी दी कि उनकी वायुसेना की तरफ से जो तेल पेट्रोकेमिकल संयंत्र पर निशाना बनाया गया, ये एक नए अभियान की शुरुआत है। और जो जानकारी निकल कर आई उसमें यह भी कहा गया कि विंग लूंग 2 ड्रोन के साथ साथ मिराज 2009 ईएडी लड़ाकू विमानों का उपयोग करके कई अन्य पेट्रोकेमिकल सुविधाओं को भी ईरान में निशाने पर लिया गया है। लेकिन ज्यादा खतरनाक स्थिति उसके बाद सऊदी अरब की हो गई, जहां पर पहली बार उस लाइफलाइन पर अटैक किया गया जो अभी तक निशाने पर नहीं आया था। सही मायने में रेड सी तक होर्मुज रूट रुकने के बाद रेड सी तक जो तेल का प्रवाह किया जाता है सऊदी अरब के जरिए, उसी पाइपलाइन को निशाने पर लिया गया। और इस पाइपलाइन का महत्व क्या है, यह इससे भी समझा जा सकता है कि यह दरअसल ईस्ट वेस्ट पेट्रोल लाइन के नाम से जानी जाती है, जो क्रूड ऑयल रेड सी तक जाता है, जो तकरीबन 7 मिलियन पर डे जो पास होता है वो इसी पाइपलाइन के जरिए पास होता है। और सऊदी अरब में इसको एनर्जी लाइफलाइन इसलिए कही जाती है क्योंकि यही वो लाइफलाइन है जिसके जरिए सऊदी अरब की इकोनॉमी तेजी के साथ आगे बढ़ती है। तो सऊदी के पेट्रोल लाइन पर जो अटैक किया गया, हमें लगता है उसकी एक तस्वीर को देखिए, जो पाइपलाइन कैसे गुजरती है। इससे पहले यह सवाल उठ रहा था कि होर्मुज रूट के साथ साथ अगर रेड सी की एंट्री पॉइंट को भी हूती लड़ाकों ने बंद कर दिया तो क्या होगा। लेकिन यह पहली बार है कि पाइपलाइन जो जमीन से गुजर रही है उस पर यह हमला किया गया। इसके साथ साथ बहरीन के बापको तेल भंडारण संयंत्र पर भी ड्रोन से हमला किया गया, वहां भी आग लग गई। इन सब के बीच सऊदी अरब ने जो उसका रास तनूरा है, जो प्रिंस सुल्तान वायुसेना अड्डा है, शायबा तेल क्षेत्र है, वहां पर हवाई सुरक्षा सक्रिय कर दी गई। दरअसल यह मैसेज सिर्फ सीजफायर के 24 घंटे के भीतर का है। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि खाड़ी देशों के भीतर, खास तौर से बहरीन, यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी के बीच इस सीजफायर को लेकर सहमति कतई नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कतर, वहां के विदेश मंत्री ने जिन बातों का जिक्र किया और कतर सरकार ने जो निर्णय लिया, वो खाड़ी देशों में पहला निर्णय है क्योंकि उन्होंने अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने का निर्णय लेने का ऐलान कर दिया। और खुले तौर पर वहां के विदेश मंत्री ने कहा कि विदेशी सैनिकों की मेजबानी करने के लिए उनका देश को बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया ईरान को लेकर कि कतर की धरती से इस्तेमाल अब ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे ईरान के साथ समझौते कमजोर हो जाएं। और अमेरिका से कहा गया कि अमेरिका ने तो जिस सुरक्षा का वादा किया था वह उसने
तोड़ दिया और इजराइल के हितों को प्राथमिकता दे दी और कतर को क्या सुविधा असुविधा है उस दिशा में देखा ही नहीं। यानी खाड़ी देशों के भीतर इस बात को लेकर लकीर है जिसका जिक्र ईरान ने पहले ही कहा था कि खाड़ी देश अमेरिकी सैनिक अड्डों को अपने यहां से हटा दे। और शायद उसी लकीर पर कतर ने कहा कि अगर अमेरिका वाकई कतर के हितों की परवाह करता तो वह दूसरे देशों पर हमला ना करने के हमारे फैसले का सम्मान करता। लेकिन हकीकत यह है कि कतर की धरती का इस्तेमाल इजराइल के हितों के लिए किया गया। और उसके बाद कतर ने दूसरे खाड़ी देशों से भी कहा, आप भी जरा रणनीति को समझिए, खाड़ी देशों की महत्ता को समझिए, अपनी इकोनॉमी को समझिए और उसके बाद फैसला लीजिए। इस इलाके में किसी बाहरी ताकत को जगह देने के बाद उसकी जरूरत और प्राथमिकता क्या होगी वो आपके हितों से टकराएगा ही। दरअसल इस युद्ध को लेकर ईरान के भीतर भी अमेरिका को लेकर सवाल है। और यह सवाल इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि दुनिया भर में ट्रंप ने जिस युद्ध में अपनी जीत तय मान ली और रणनीतिक तौर पर अमेरिका को बताया कि उसे कितना लाभ होगा, उसके पीछे की हकीकत बहुत ही डरावनी है। डरावनी इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया का जो ट्रेड का भरोसा अमेरिका के साथ था वो ध्वस्त हो चुका है। इन सब के बीच यूरोप के साथ सारे संबंध बर्बाद हो चुके हैं। मध्य पूर्व के जो मित्र यानी मिडिल ईस्ट के जो मित्र थे, जो दशकों से साथ थे, उनकी अपनी इकोनॉमी और उनका अपना डेवलपमेंट दशकों पहले स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया गया है। इजराइल के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है जो पूरे तरीके से अमेरिका के आश्रय ही अपनी मौजूदगी वेस्टर्न एशिया में दिखलाता था। और इन सब के बीच ईरान की कट्टरता को लेकर जो सवाल इससे पहले मिडिल ईस्ट में हो, इजराइल में हो, अमेरिका में हो, यूरोप में हो, उसके पुनर्निर्माण का जिक्र अमेरिका इस सीजफायर के दौर में बिना देर किए करने लगा है। शायद इसीलिए यह मैसेज और बड़ा हो चला है कि क्या इस सीजफायर को अमेरिका ने सांस लेने भर की जगह बनाने की कोशिश तो नहीं की है, क्योंकि खुद की खामोशी के साथ जो सहयोगी थे अब वो नए तरीके से अगर हमला कर रहे हैं तो यूएई ने इससे पहले कोई हमला नहीं किया, लेकिन आज ही क्यों किया? सिर्फ 5 मिनट के भीतर 100 मिसाइलें इससे पहले लेबनान पर इजराइल ने नहीं दागी थी, आज ही क्यों दागी? ईरान के भीतर जिन पेट्रोकेमिकल क्षेत्र या जिस फील्ड पर हमला किया गया उसकी जानकारी या उसको लेकर उससे पहले क्यों हमले नहीं हुए, आज ही क्यों हुए? ये सारे सवाल शायद ईरान के भीतर उनके अपने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जरिए अब तमाम कमांडर्स को सचेत भी कर रहे हैं और यह भी कहने से चूक नहीं रहे हैं कि 10 तारीख को इस्लामाबाद की बैठक में एक भी समझौते पर जरा सी भी ढील हुई तो जो उंगलियां ट्रिगर पर हैं वो दब जाएगी। इसीलिए सब अपनी अपनी तैनाती देख लें। और तैनाती का मतलब यह है कि ईरान के भीतर इस वक्त तकरीबन 5 लाख मिलिट्री मौजूद है और उनके पीछे खड़ी हुई लगभग 20 लाख मिलिट्री है। उसमें सहयोग देने के लिए तकरीबन 70 लाख युवाओं को खड़ा किया जा रहा है। और उसके साथ साथ पहली बार कल रात के जश्न में जितनी बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए, मैसेज यही गया कि दरअसल ये अपने देश के अस्तित्व का सवाल है। जो बात ईरान ने समझौते की रात अमेरिका को कही थी, हमें लगता है आज उसे भी आप सुन लीजिए। इसलिए सुन लीजिए क्योंकि उसमें लिखे हुए शब्द शायद अमेरिका की सोच और ईरान की सोच के बीच इतनी मोटी लकीर खींचते हैं जिसका एहसास हर किसी को होना चाहिए। बाकायदा जवाब अमेरिका को ईरान के विदेश मंत्री ने यह कहकर दिया, किसी एक व्यक्ति के शब्दों से सभ्यताएं नष्ट नहीं होती। इतिहास ने साम्राज्यों को उठते और गिरते देखा है, लेकिन भय ने कभी उसका भाग्य तय नहीं किया।
आप आज रात की बात ऐसे करते हैं मानो समय स्वयं आपका आज्ञा पालन करता हो। ऐसा नहीं है। हमारे जैसे राष्ट्रों का माप घंटों में नहीं बल्कि पीढ़ियों के प्रतिरोध में होता है। यदि आप विनाश को अपनी शक्ति मानते हैं तो यह समझ लीजिए, जो लोग ऐसी आग लगाते हैं वे शायद ही कभी उसके फैलाव को नियंत्रित कर पाते हैं। यह क्षेत्र आपकी घोषणाओं का युद्ध क्षेत्र नहीं है। यह हमारा घर है, हमारी संप्रभुता है, और यह धमकियों के आगे नहीं झुकेगी, चाहे आप उन्हें कितना भी गंभीर क्यों ना बना दें। आप आज रात सभ्यता के अंत की चेतावनी देते हैं। हम ऐसे परिणामों की चेतावनी देते हैं जो किसी भी रात से परे होगी, ऐसे परिणाम जो भविष्य को नया रूप देंगे। और आखिर में विदेश मंत्री ने कहा, इसीलिए सूर्योदय से पहले ध्यानपूर्वक सोचें, क्योंकि एक बार कुछ सीमाएं पार हो जाने पर पहली जैसी स्थिति में लौटने के लिए कोई कल नहीं होता। और इस जवाब के बाद सीज फायर हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।